चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब जानते हैं हम नया पैरामीटर टॉर्क। सुना होगा कई बार प्रीवियस क्लासेस में, अगर आप आईसीएससी बोर्ड से हैं। नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं ऐसी जनरल लाइफ में सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो, ठीक है। रेडियस ऑफ सॉरी ये जो टॉर्क जो होता है, रेडियस रेडियस कुछ नहीं, ये जो टॉर्क जो होता है ये रोटेशनल डायनेमिक्स का फोर्स है। क्या है? रोटेशनल डायनेमिक्स का। बॉडी अगर घूम रही है तो उसको घुमाने के लिए जो डायनेमिक्स इन्वॉल्व है, जो पैरामीटर इन्वॉल्व है वो यहाँ पर टॉर्क होता है। जैसे कि मैंने एलएलएम में आपको बताया था कि वहाँ वेलोसिटी होती थी, सॉरी जो आपके लीनियर पैरामीटर्स होते हैं वहाँ वेलोसिटी होती है या एंगुलर वेलोसिटी होती है, वहाँ एक्सेलरेशन होता है या एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट एस होता है या थीटा होता है। उसी तरीके से आगे बढ़े हम, यहाँ मास एम होता था, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हमने निकालना सीख लिया है। यहाँ फोर्स होता है जो बॉडी का लीनियर डायरेक्शन में मोशन कॉज कराए या एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे, वो फोर्स होता है। यहाँ पर फोर्स नहीं होता है, यहाँ पर टॉर्क होता है। ये सिंबल है इसका। अगर और अच्छे से बनाए, ये सिंबल है ऐसा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टॉर्क। ये तो हमारे समझने के लिए कि रोटेशनल डायनामिक्स में या किसी रिजिड बॉडी को अगर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे या रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा तो ये टॉर्क, ये पैरामीटर ही कर पाता है, ठीक है। और इस टॉर्क को डिफाइन करा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी रिजिड बॉडी, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे सिर्फ इस चैप्टर में रिजिड बॉडी पे ही डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट पार्टिकल पे नहीं कर रहा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क डिफाइन करा जाता है, ठीक है। जैसे मास को इनर्शिया से रिलेट करा था हमने, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फोर्स, ये मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? बेसिकली टॉर्क कोई एक इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं है। किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स लगेगा तो ही टॉर्क आता है। अगर किसी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो टॉर्क इंडिपेंडेंटली इनिशिएट नहीं हो सकता। टॉर्क लगने के लिए या टॉर्क के पैदा होने के लिए कोई ना कोई एक फोर्स लगता ही लगता है, और उस फोर्स के लगने की वजह से ये टॉर्क इनिशिएट होता है, या मैं कहूँ उत्पन्न होता है या ओरिजिनेट होता है। तो फोर्स ही टॉर्क को प्रोवाइड करता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्या? हर जगह। अच्छा, टॉर्क होता क्या है? ऐसे देखो, एग्जाम्पल के लिए यहां समझो, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये फ्री स्पेस में, कहाँ है ये फ्री स्पेस में रखी हुई है ये बॉडी, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसा नहीं, ऐसा बनाते हैं समझने के लिए, ये ऐसी है बॉडी, ये किसी फ्री स्पेस में रखी है जहां पर ग्रेविटी नहीं है, बस बेसिकली, ठीक है, ये समझना। और मैंने इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? मैंने एक फोर्स लगाया। क्या आपको लगता है रियल लाइफ में कि इस फोर्स के लगने की वजह से ये बॉडी, फोर्स तो लग रहा है सिर्फ इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये बॉडी सिर्फ इस डायरेक्शन में ही मूव करनी चाहिए, पर ऐसा होता तो नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। चलो इसको छोड़ो, आप कोई रॉड मान लो, ये बहुत लंबी सी रॉड है, और मैंने इस रॉड पर मैंने नीचे से इधर छोटे से डिस्टेंस पर कहीं एक फोर्स एफ लगा दिया। रियल लाइफ में ऐसा देखा जाता है कि अगर फोर्स बॉडी के सेंटर से, या मैं और प्रिसाइजली बोलूं सेंटर ऑफ मास से अगर पास नहीं कर रहा है और किसी एक्सट्रीम एंड से कहीं कर रहा है, तो वो बॉडी को चलाता तो है लेकिन साथ में घुमाता भी है। इसका मतलब अगर इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स मैंने एफ इधर से लगाया नीचे से, तो ये रॉड का मोशन कुछ ऐसा होगा। रॉड कुछ देर बाद मुझे ऐसी दिखेगी। इसका मतलब ये रॉड कुछ ना कुछ एंगल भी घूम चुकी है, और कुछ ना कुछ इसका सेंटर ऑफ मास आगे चल भी चुका है। सेंटर ऑफ मास कुछ आगे ये डिस्प्लेस हो गया है, और इस फोर्स से पैदा होने वाला जो टॉर्क मिला, उस टॉर्क ने इस रॉड को एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा। क्या करा? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा। जैसे फोर्स से एक्सेलरेशन मिलता है, वैसे ही टॉर्क से एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है, अल्फा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और उसके ऊपर कोई टॉर्क लग रहा है,
किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क लग रहा है, तो उससे क्या मिलेगा बॉडी को, एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो घूमना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है कि कोई बॉडी अगर फ्री स्पेस में रखी है, उसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया जो, और वो फोर्स अगर सेंटर से पास नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, तो वो फोर्स बॉडी को चलाएगा भी और इसको घुमाएगा भी। घुमा क्यों रहा है, क्योंकि इस फोर्स के लगने की वजह से बॉडी पर एक मोमेंट ऑफ फोर्स भी लग रहा है, और वही मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है, ठीक है। तो फोर्स बेसिकली यहाँ पर दो काम कर रहा है, एक अपना मोमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है और लीनियर डायरेक्शन में मोशन भी दे रहा है, ठीक है। इस टॉर्क को डिफाइन करा जाता है, ये एक सबसे पहली बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन करा जाता है इस टाउ सिंबल से, अभी बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको लिखा मैंने टाउ वेक्टर। क्या बोलते हैं, टाउ, टाउ नहीं है, टाउ है, टाउ बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। होगा कोई स्पेनिश या कोई फ्रेंच वर्ड होगा जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब वो हमारे काम का नहीं है कि ये कौन सा वर्ड है। तो बेसिकली इसको क्या पढ़ा जाता है, टाउ वेक्टर इज आर क्रॉस एफ। सर ये आर क्या है और एफ क्या है, प्लीज हमको बताओ, नहीं समझ में आ रहा, पहली बार पढ़ रहे हो, कैसे समझ में आएगा बेटा। वेक्टर में मैंने आपको है ना क्रॉस प्रोडक्ट समझाया है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो टाउ वेक्टर है ये एक क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट होता है आर वेक्टर का और एफ वेक्टर का। बात समझ में आ रही है। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहां पर ये फोर्स लग रहा है। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब ये पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट की बता रहा होगा, तो वो कौन सा पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है, और पोजीशन वेक्टर हम किसी फिक्स पॉइंट से निकालेंगे, तो उस फिक्स्ड पॉइंट से जहां पर फोर्स लग रहा है उन दोनों पॉइंट्स को एक कनेक्टिंग वेक्टर होगा, वही है मेरा आर वेक्टर। सो बेसिकली क्या होता है, ये होता है एक पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और यहाँ फोर्स होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, फोर्स होता है फोर्स वेक्टर, कि उस बॉडी के ऊपर फोर्स वेक्टर जो लग रहा है वही है ये फोर्स वेक्टर। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं, ऐसा ही डिफाइन करा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी, बी क्रॉस ए की वैल्यू अलग अलग होती है, उसी तरीके से यहाँ पे आर क्रॉस एफ डिफाइन होता है टाउ, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो टाउ वेक्टर का मॉडुलस की अगर मैं बात करूं, मॉडुलस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे इसका जो मॉडुलस आएगा बेटा, बेटा ए क्रॉस बी का मॉडुलस ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ का मॉडुलस आर एफ साइन थीटा। टाउ वेक्टर का मॉड्यूलस होता है आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा, यहां थीटा क्या है, ये वो थीटा है, थीटा इज, ऑब्वियस सी बात है, हमने ए क्रॉस बी में पढ़ा था, ए क्रॉस बी होता था ए बी साइन थीटा, तो वहां थीटा क्या होता था, ए और बी का बीच का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ये जो थीटा है ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो टाउ का मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है आर, आर कोई डिस्टेंस होगा मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि इसमें आर क्या है, एफ क्या है, ये फलाना डिमका क्या है, ठीक है। ये तो हमारे काम की चीज़ हो गई है। अच्छा, और आगे आ जाओ, इसमें और चीज़ें हमको कुछ और जानना है। ये तो हमने सिर्फ अभी तक है ना एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट को लेकर चीज़ें जानी है। अब प्रैक्टिकली टॉर्क निकालते कैसे हैं, प्रैक्टिकली टॉर्क कैसे निकालते हैं, देखो
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये 3 एक्सिस है। इस पॉइंट पर लेट्स से कोई फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन में, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, और यहां जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है लेट्स से वो पॉइंट है कोई पी, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दे रखा है आर वेक्टर। जिस पॉइंट पर टॉर्क लग रहा है, सॉरी ये फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये ओरिजिन है, वो पॉइंट मैंने बोल दिया 0,0,0, उसके रिस्पेक्ट में ये आर वेक्टर है। उस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन कर रहा है जहां पर फोर्स उस मोमेंट पर लग रहा है, उस इंस्टेंट पर लग रहा है। ये हो गया 2 वेक्टर, आर हो गया, एफ हो गया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर टॉर्क निकालना है। टॉर्क ये तो मैंने सिर्फ आपको है ना मैथमेटिकली निकालना सिखाया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं? प्रैक्टिकली हमेशा ध्यान रखना बेटा कि इस फोर्स वेक्टर की, एक मिनट रुकना, इस फोर्स वेक्टर की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन के अलोंग फोर्स वेक्टर लग रहा है, ये तो पॉइंट हो गया P, जिस लाइन के अलोंग ये F वेक्टर लग रहा है, उस लाइन से, किससे? उस लाइन से जिस पॉइंट से हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, उससे इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैं बोल रहा हूं आर परपेंडिकुलर। अगर मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डायरेक्टली एफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी यही वैल्यू आएगी। तो बेसिकली टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैं एफ इंटू, मतलब इंटू यहाँ पर ये है सिर्फ मल्टीप्लाई, ये कोई क्रॉस नहीं है, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर के मैग्नीट्यूड से भी निकाल सकता हूँ। आर परपेंडिकुलर क्या है? आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? जहां से हम ये पोजीशन वेक्टर आर डिफाइन कर रहे हैं ना, उसी पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरा ये टॉर्क की वैल्यू होगी। कैसे सर? ये तो आप हमको याद करवा रहे हो। नहीं, याद नहीं करवा रहा हूँ, देखो ढंग से सुनो। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, कि ये एंगल थीटा है, ये क्या है? ये एंगल एक एंगल थीटा है। एक मिनट रुकना, इस थीटा को इंट्रोड्यूस करने के बजाय मैं यहां समझाता हूं। लेट्स से ये एंगल थीटा है, ठीक है, उसको भूल जाओ। ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन है, तो आर वेक्टर को जब मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो आर और एफ वेक्टर इस जगह बना देता हूं, आर और एफ के बीच में जो एंगल है वही एंगल थीटा होता है कि नहीं होता है? ये आर है, ये आर वेक्टर है, इस डायरेक्शन में एफ वेक्टर है, आर और एफ के बीच का एंगल थीटा मैंने मान लिया, ठीक है। तो जब मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वो आर एफ साइन थीटा के बराबर आना चाहिए, मतलब इस थीटा के लिए वो आर एफ साइन थीटा के बराबर आना चाहिए। बिल्कुल आता है और आएगा भी, देखो जरा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और बेटा सॉरी, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर ये आर है तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा माना है तो, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। तो बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर लेंथ आ रही है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा के बराबर आती है, अगर वो थीटा आर और एफ के बीच का एंगल है तो, ठीक है। सो बेसिकली टाउ का मैग्नीट्यूड रहता वही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसकी वैल्यू आर एफ साइन थीटा के बराबर ही आती है। बस कैलकुलेट करने के लिए हमको इतना नहीं सोचना पड़े, उसके लिए मैंने क्या बताया कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा उससे अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरे पास यहाँ पर टॉर्क आ जाता है, ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आता है। होता वो इनडायरेक्टली वही है, ठीक है। तो जब तक आप जरा इस पूरी चीज़ कहानी को नोट करो, फिर हम लोग आगे जरा इसके ऊपर कुछ और अभी वो प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसको नोट करो।